नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है पाचन तंत्र। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पाचन है क्या चीज। पाचन क्या चीज है? भोज्य पदार्थों के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ताकि शरीर द्वारा इनका अवशोषण किया जा सके, क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहा है? भोज्य पदार्थों के बड़े बड़े अणु, मतलब कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ना, ग्लूकोज में तोड़ना, प्रोटीन को किसमें तोड़ना, एमिनो अम्ल में तोड़ना, तथा फैट या लिपिड को किसमें तोड़ना, बस ये अम्लों में तोड़ना या दूसरे एल्डिहाइडों में तोड़ना, क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इन भोजन के बड़े बड़े अणुओं को सूक्ष्म अणुओं में तोड़ना एक प्रकार का यांत्रिक कार्य है तथा इनका कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में, प्रोटीन से एमिनो अम्ल में और वसा से वसीय अम्लों में बदलना, अर्थात इनका रासायनिक ढांचा बदलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह है कि पाचन एक प्रकार का यांत्रिक अभिक्रिया भी है या यांत्रिक परिवर्तन भी है और साथ में एक रासायनिक परिवर्तन भी है, या मतलब रासायनिक अभिक्रिया भी है। ये पाचन की जो प्रक्रिया है ये मानव की आहार नाल में कंप्लीट होती है। कहाँ कंप्लीट होती है? पाचन की जो प्रक्रिया है वो मानव की आहार नाल में कंप्लीट होती है। आहार नाल का प्रारंभ मुख गुहा से होता है और गुदा वाले भाग तक इसका संपन्न होती है। आहार नाल जो है वो मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा वाले भाग में कंप्लीट होती है। मानव के अंदर आहार नाल की जो लंबाई है वो लगभग 8 से 10 मीटर है। तो इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि पाचन की प्रक्रिया कहां होती है? आहार नाल में होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। और आहार नाल का प्रारंभ कहां से होता है? मुख गुहा से होता है। और संपन्न कहां होती है? तो संपन्न ये मानव की गुदा वाले या एनएस वाले भाग में होती है। दूसरा, पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आप लोगों को बताना है यांत्रिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। आगे, प्रकृति में जो जीव हैं वो मांसाहारी भी हैं, शाकाहारी भी हैं, सर्वाहारी भी हैं और मलभोजी भी हैं। तो आहार नाल का इसमें क्या योगदान है वो देखिए। आहार नाल की लंबाई के आधार पर, आहार नाल की जो लंबाई है उसके आधार पर प्रकृति में जो जीव होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होते हैं शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी। शाकाहारी जो जीव है वो सेवन करते हैं या उनका जो भोज्य पदार्थ होता है वो होता है सेलुलोज, और सेलुलोज को पचाने के लिए बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। दूसरा, मांसाहारी जो होते हैं अर्थात मांस जो खाते हैं वो सेवन करते हैं किस प्रकार के भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं? प्रोटीन का। अर्थात मांस को पचाने के लिए आहार नाल की लंबाई कम की आवश्यकता होती है, जबकि सेलुलोज के पाचन के लिए आहार नाल की लंबाई या सेलुलोज का पाचन करने के लिए क्षेत्रफल क्या होता है? ज्यादा। इसका अर्थ ये हुआ कि शाकाहारियों की आहार नाल की लंबाई ज्यादा होती है बजाय इसके मांसाहारियों की, क्योंकि सेलुलोज के पाचन के लिए क्षेत्रफल ज्यादा आवश्यकता होती है बजाय इसके प्रोटीन के। आगे अपन बात करेंगे कि मानव के आहार नाल में पाचन की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से कंप्लीट होती है। कि मानव की जो आहार नाल है जिसकी लंबाई मैंने आपको अभी बताई थी 8 से 10 मीटर, उस आहार नाल में एक तो होते हैं अंग और उस आहार नाल में होती है साथ में क्या होती है? पाचक ग्रंथियां। ये जो पाचक ग्रंथियां होती है ये होती है बहिस्त्रावी ग्रंथियां। किस प्रकार की ग्रंथियां होती है? बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती है। तो ये जो ग्रंथि शब्द है इसका अर्थ है कि शरीर के वो तमाम अंग जो सिक्रेशन करें, स्त्रावण करें, किसका? एंजाइम का करें या किसी रस का करें, वो क्या कहलाती है? और इस रस या इस एंजाइम के सिक्रेशन के लिए इनको किसकी आवश्यकता होती है? डक्ट्स की आवश्यकता होती है, अर्थात नलिकाओं की आवश्यकता होती है। तो मानव के आहार नाल में अंग भी पाए जाते हैं और पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। मानव की जो आहार नाल है उसमें सबसे पहला जो अंग पाया जाता है वो होता है मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है लार ग्रंथि। फिर पाई जाती है मानव के आहार नाल में ग्रसनी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती, अर्थात ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है।
फिर पाई जाती है इसोफेगस, जिसे कहा जाता है फूड पाइप, इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती, इसका अर्थ ये है कि इसमें भी किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। फिर पाया जाता है आमाशय, आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, इसका अर्थ है कि आमाशय में भी भोजन का क्या होता है, पाचन। इसको देखने से हमें यह समझ में आता है कि जहां जहां पाचन ग्रंथियां होंगी वहां वहां भोज्य पदार्थों का पाचन होगा। किस भोज्य पदार्थ का पाचन होगा वो डिपेंड करेगा कि बहिस्रावी ग्रंथि या पाचक ग्रंथि किस प्रकार के रस का सिक्रेशन करती है। तो आहार नाल, तो सबसे पहले भोजन का जो प्रारंभ, पाचन जो प्रारंभ है वो कहां से होता है, मुख गुहा से होता है। उसके बाद अपन बात करें कि छोटी आंत में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। छोटी आंत में पाई जाती है ब्रूनर ग्रंथि, इसका मतलब छोटी आंत में भी कौन सी प्रक्रिया होगी, पाचन की प्रक्रिया होगी। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन जो अपने मानव शरीर में होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और अंतिम बार में पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और सबसे पहले जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, मुख गुहा में होता है। इस छोटी आंत और इस बड़ी आंत के मध्य एक अवशेषी अंग पाया जाता है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। मानव में वर्तमान में अवशेषी अंग है। बहुत सारे प्रकृति में ऐसे जीव हैं जिनमें आज भी अपेंडिक्स की मदद से सेलुलोज का पाचन किया जा सकता है, जिसका सबसे साधारण जो उदाहरण है वो है खरगोश। उसके बाद बात करें हम बड़ी आंत। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार की कोई भी पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती, इसका अर्थ है कि बड़ी आंत में भी किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। इसके अलावा छोटी आंत के अंदर लीवर से आता है पित्तरस जो भोजन को पचाता है, और अग्नाशय से आता है अग्नाशय रस जो किसका पाचन करता है, वो भी भोज्य पदार्थों का पाचन करता है। मैं तब तक नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं। आहार नाल में पाचन कहां होता है, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन किसमें बदलता है, एमिनो अम्ल में। और वसा किसमें बदलता है, वसीय अम्ल में। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन होता है मुख गुहा में। और प्रोटीन का सबसे पहली बार पाचन होता है आमाशय में, मतलब स्टोमक में। और वसा का जो पाचन होता है वो कहां होता है, छोटी आंत में। एक छोटा सा डायग्राम है जिससे आप देख पा रहे हो और आपको समझ में आ रहा होगा कि मानव के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया है वो केवल और केवल 3 ऑर्गन में हो रही है। एक तो इस मुख गुहा वाले भाग में, दूसरा इस स्टोमक में, तीसरा छोटी आंत में। तो सवाल आ सकता है कि परीक्षा में निम्न में से किसमें पाचन नहीं होता, तो इन 3 के अलावा जो भी होगा उसमें पाचन नहीं होता। कौन कौन से थी, मुख गुहा, आमाशय और छोटी आंत। मुख गुहा में सबसे पहले पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। आमाशय में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। कौन से प्रोटीन का पाचन होगा ये हम आगे बात करेंगे। छोटी आंत में किसका पाचन होता है, वसा का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है और कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। लेकिन वसा का केवल और केवल पाचन कहां होता है, छोटी आंत में होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। आगे बात करें सबसे पहले कि पाचन का प्रारंभ कहां से होता है। तो पाचन का प्रारंभ होता है मुख गुहा से, इसे अंग्रेजी में बक्कल कैविटी कहते हैं। इस मुख गुहा के अंदर 3 ऑर्गन होते हैं। एक तो होता है दांत आपका, दूसरा होता है जीवा जिसे जुबान या जिसे बोलते हैं जीभ, एक होता है इसके अंदर यूला। फिर बात करते हैं सबसे पहले दांत। तो दांत के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांत के अध्ययन को कहते हैं ओडेंटोलॉजी। फैक्ट वाला प्रश्न है कि दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी। ओडेंटो क्या है, यहाँ एक शब्द है, इसकी अपन आगे बात करेंगे। और ये जो लॉजी है, इस शब्द का अर्थ है टू स्टडी, मतलब क्या हुआ, इसका अध्ययन करना। ओडेंटो कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी। दांतों की जो उत्पत्ति होती है वो मानव के किस सिस्टम से होती है, तो याद रखना एक्टोमीजोड्रम से होती है। किस सिस्टम से होती है, एक्टोमीजोड्रम से होती है। एक्टो से होती है इनेमल की उत्पत्ति और मीजोड्रम से होती है डेंटाइन की उत्पत्ति। और आपके जो दांतों की पीएच होती है, पीएच जो वैल्यू होती है वो होती है 5.5। इसका अर्थ है आपके जो दांत हैं वो कैसे होते हैं, हल्के अम्लीय होते हैं और इसीलिए दातुन किया जाता है। दातुन लगभग कैसा होता है, क्षारीय। दातुन करने का मुख्य उद्देश्य होता है दातुन की अम्लीयता को दूर करना। तब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात कर ले सकता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि मानव में दांतों के लक्षण। फिर बात करेंगे दांतों की स्ट्रक्चर को देख के, दांतों के कार्य को देख के, दांत कितनी बार आते हैं, उसके आधार पर दांतों के अलग अलग नाम है, इसके अपन बात करने वाले हैं एक एक करके।
सबसे पहले हेटेरोडेंट, हेटेरोडेंट विषम दंती। हेटेरोडेंट सवाल परीक्षा में होता है कि निम्न को सुमेलित कीजिए, तब ये जो सवाल है ये जो जानकारी है बड़ी काम आएगी आपकी। हेटेरोडेंट का अर्थ क्या होता है? विषम दंती। विषम दंती का अर्थ क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कार्य करने वाले। जैसे एक दांत होता है इंसाइजर जिसे कृदनक बोलते हैं, दूसरा होता है केनाइन जिसे रजनक बोला जाता है, तीसरा होता है प्रीमोलर जिसे अग्र चवर्णक बोला जाता है, चौथा होता है मोलर जिसे बोला जाता है चवर्णक। और इन चारों के कार्य क्या है? अलग अलग है। चारों के कार्य कैसे हैं? अलग अलग है। इन चारों के कार्य क्या है? अलग अलग है। इन चारों के कार्य अलग अलग होने के कारण इसे कहा जाता है हेटेरोडेंट। दूसरा शब्द है डाइफोडेंट। डाइफोडेंट, डाइफोडेंट, डाई शब्द का अर्थ है दो और इसे कहा जाता है द्विबार दंती। डाइफोडेंट को कहा जाता है द्विबार दंती। द्विबार दंती का अर्थ क्या है कि मानव के जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? दो बार आते हैं। पहले आते हैं चाइल्ड टीथ, दूसरे आते हैं एडल्ट टीथ। इस वजह से इसे कहा जाता है डाइफोडेंट। तीसरा जो मसूड़ों में जैसे रहते हैं, दोबारा सुन लीजिए, थिकोडेंट का अर्थ है गर्त दंती और इस गर्त दंती का अर्थ क्या है कि मसूड़ों में दांतों के धसे रहने के कारण इसे कहा जाता है थिकोडेंट। और एक और शब्द है जिसे कहा जाता है मोनोडेंट। क्या कहा जाता है? मोनोडेंट, अर्थात एक बार दंती। मतलब ऐसे दांत जो मानव के जीवन में केवल एक बार आते हैं उसे कहा जाता है एक बार दंती, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोनोडेंट। ऐसे दांत जो मानव के जीवन में केवल और केवल कितनी बार आते हैं? एक बार आते हैं, उसे कहा जाता है मोनोडेंट। एक का नाम है प्रीमोलर, दूसरे का नाम है लास्ट मोलर। ये लास्ट मोलर वही मानव का अवशेषीय अंग है जिसे कहा जाता है अक्कल दांत। तो दोबारा सुन लीजिए कि मानव में दांतों के लक्षण, मानव के दांतों के कार्य अलग अलग है, इसलिए इसे कहा जाता है हेटेरोडेंट। मानव के जीवन में दांत दो बार आते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है डाइफोडेंट। और मसूड़ों में धसे रहते हैं, इसे इसलिए कहा जाता है थिकोडेंट। और चूंकि मानव कुछ दांत ऐसे होते हैं जो मानव के जीवन में केवल और केवल एक बार आते हैं, उसे कहा जाता है मोनोडेंट। आगे बात करें कि मानव में सामान्य रूप से दांत दो प्रकार के होते हैं। पहला दांत अस्थायी दांत। पहले जो दांत है वो कैसे हैं? अस्थायी दांत। अस्थायी दांत वो होते हैं जो जीवन में एक बार आते हैं, फिर थोड़े समय रहते हैं, फिर टूट जाते हैं, जिसे कहा जाता है मिल्क टीथ। दूसरे होते हैं कि मिल्क टीथ के टूट जाने के बाद जो दूसरे दांत आते हैं उसे बोलते हैं स्थायी दांत, अर्थात एक बार अगर टूट गए तो दोबारा जीवन में आने वाले हैं नहीं। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 32, जिसे कहा जाता है एडल्ट टीथ। आगे एक बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दंत सूत्र क्या है? डेंटल फॉर्मूला क्या है? वेस्क का दंत सूत्र क्या है? वेस्क का दंत सूत्र क्या है? तो याद रखना 2 1 2 3। ये ऊपर वाले जबड़ा, ऊपर वाले जबड़े में आधे साइड में एक साइड में होता है इंसाइजर, दूसरी साइड में भी 2 इंसाइजर। केनाइन एक साइड, ऊपर वाले जबड़े के एक साइड में एक केनाइन, दूसरी साइड में एक केनाइन। ऊपर वाले जबड़े के एक साइड में 2 मोलर, दूसरी साइड में 2 प्रीमोलर। और ऊपर वाले जबड़े के एक साइड में 3 प्रीमोलर और एक साइड में 3 प्रीमोलर। इसी प्रकार से नीचे वाले जबड़े में ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा, तो आप गुना 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4। तो टोटल इंसाइजर की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? 8। ये तो है वेस्ट का दंत सूत्र। और यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि वेस्ट में दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो कितनी होती है याद रखना 32। और वाई कैसे? 20 प्लस 12। ये 12 है परमानेंट टीथ और ये कैसे हैं? ये हैं बार बार आने वाले। पहले ये आते हैं मिल्क टीथ के रूप में, बाद में ये आते हैं एडल्ट टीथ के रूप में। अगले अपन कहते हैं कि बाल्य अवस्था का दंत सूत्र क्या है? तो आपको ये याद रखना है कि 2 1 0 2। ऊपर वाले जबड़े में 2 इंसाइजर, नीचे वाले जबड़े में भी 2 इंसाइजर। ऊपर वाले जबड़े के एक हिस्से में 2 इंसाइजर और दूसरे हिस्से में भी 2 कितने इंसाइजर? 2। केनाइन में कितना? 1। केनाइन में कितना? 1। लेकिन प्रीमोलर कितने होते हैं छोटे बच्चे में? 0। तो आपको एक सवाल आ सकता है कि छोटे बच्चे में कौन से दांत नहीं होते? तो प्रीमोलर नहीं होते। और छोटे बच्चे में कौन से दांत इकाइयों के बाद में आते हैं? तो अक्कल दांत इकाइयों के बाद में आता है। तो ध्यान रखना, बाल्य अवस्था का जो दंत सूत्र है वो है 2 1 0 2 बटा 2 1 0 2 गुणा 2। तो इसमें टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।